Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Dr. Ashna Mushtaq, your mentor and course director at Indigo Medics Master. Once again, I'm with you with a wonderful talk station. As you can see, instruments are in front of me. और बहुत common procedure है MVA हमने कर लिया था, that was manual vacuum aspiration. और today we are doing two different procedures for uterine evacuation. One is ERBOC, evacuation of retained product of conception, and another is DNC. DNC can be for products of conception and for diagnostic purposes as well, right? दोनों में थोड़ा एक जो बहुत बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि इवैक्यूएशन जब आप कर रहे होते हो उसमें डायलिटेशन की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज ऑस इज ओपन समवॉट, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जो डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज है वो आप डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक पर्पसेस दोनों के लिए कर सकते हैं। उसमें गायनी में भी उसकी इंडिकेशन है, जैसे हाइपरप्लेजिया में या इस तरह के पेशेंट्स में आप डीएनसी करते हैं, एक्यूट हैवी ब्लीडिंग में आप करते हैं। दूसरा ये कि ये थेरेप्यूटिक हो गए, और जो डायग्नोस्टिक है अगर आपने एंडोमेट्रियल बायोप्सी करनी है, ठीक हो गया। और जो ऑब्स्टेटिक्स में डीएनसी की इंडिकेशन है वो क्या है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है जो आपने रिमूव करने हैं बट ऑस इज क्लोज एंड यू हैव टू ओपन इट इवन आफ्टर जो आपने प्री मेडिकेट किया है उसके साथ भी ओपन नहीं हो रही एंड यू हैव टू यूज अ डायलेटर्स टू ओपन इट, ठीक है। यू कैन सी मेरे पास यहाँ पे रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, डिफरेंट साइज क्यूरेटाज के पड़े हुए हैं, डायलेटर्स के हैं, सिम स्पेकुलम्स हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। जो ERPOC है बेसिकली यू हैव टू सर्जिकली रिमूव द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, और उसमें डायलिटेशन की इतनी ज़रूरत नहीं होती, बट देयर आर सम इंडिकेशन, एक्यूट हैवी ब्लीडिंग है, पेशेंट की प्रेफरेंस है, या आपको लगता है कि आपने MVA किया वो फेल हो गया, या मेडिकल टर्मिनेशन फेल मेडिकल इवैक्यूएशन फेल हो गई, और देन पेशेंट ऑप्टेड फॉर अ सर्जिकल प्रोसीजर बिकॉज पेन का थ्रेशोल्ड नहीं है, या पेशेंट को कोई फियर है, या एनीथिंग, कुछ भी कंसर्न हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद इंडिकेशन हो गई, कॉम्प्लिकेशंस आपको पता होनी चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर सेप्टिक अबॉर्शन है तो पहले आप IV एंटीबायोटिक्स देंगे और फिर आप चलेंगे आगे, क्योंकि अगर आप फ़ौरन प्रोसीड करेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन को रिमूव करने के लिए तो दैट कैन लीड टू परफोरेशन वेरी इजीली। सेप्टिक यूट्रस इज़ वेरी इजी टू परफोरेट, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में देन यू हैव लाइक ब्लीडिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, इनकम्प्लीट प्रोसीजर इन टर्म्स ऑफ सैम्पलिंग, या इवैक्यूएशन हो सकता है, उसके बाद परफोरेशन हो सकती है, वेरी कॉमन, ठीक है। अच्छा जी, अब प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस को हम अलग-अलग कर लेंगे। बेसिकली स्टेप्स तकरीबन सेम हैं, यूट्रस के अंदर जाने तक के, और फिर अंदर तो ज़ाहिर है प्रोसीजर जो है वो आपने वही करना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, जो 3 मेजर डिफरेंस हैं प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस में वो क्या-क्या हैं? सबसे पहले जो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस है उसमें आपने यूट्राइन साउंड हम यूज़ करते हैं, ये देखो कर्व्ड सा है, ठीक है। और जो प्रेग्नेंट यूट्रस है उसमें यूट्राइन साउंड यूज़ नहीं करना, क्यों? क्योंकि परफोरेशन हो जाएगी, ठीक हो गया। यूट्राइन साउंड को आप ये देखें, इसके ऊपर ये मार्किंग्स हैं, ठीक है, नज़र आ रही है ना ये मार्किंग्स हैं। क्यों? तो ये आपको यूट्रस के साइज़ को एग्ज़ैक्टली मेजर करके देगा, और नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस में वो ये है कि आपने सर्विक्स को होल्ड किस इंस्ट्रूमेंट से करना है, ठीक है। सो दिस इज़ वाल्सेलम, ये टूथ है, ये देखो आपको टूथ नज़र आ रहे होंगे इसके। नॉन प्रेग्नेंट सर्विक्स को होल्ड करने के लिए हम इसको या टेनाकुलम की यूज़ करते हैं। टेनाकुलम में बेसिकली एक सिंगल टूथ होता है जिसके साथ वो होल्ड करते हैं, तो दिस इज़ वाल्सेलम, ठीक है। और जो प्रेग्नेंट यूट्रस है ना उसमें हम ये स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स को यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद क्यूरेटाज, क्यूरेटाज जब भी आप करेंगे तो जो प्रेग्नेंट यूट्रस है उसके अंदर आप ये ब्लंट साइड ऑफ क्यूरेटाज को यूज़ करेंगे, ये देखो ये ब्लंट है, ठीक है। और जो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस है उसमें आप ये शार्प क्यूरेटाज को यूज़ करेंगे, ये देखो, ठीक है। ठीक हो गया, ये 3 मेजर डिफरेंस हैं प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, अब प्रोसीजर को हम देख लेते हैं, वही हमने हमेशा जैसे हम शुरू करते हैं, यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द पेशेंट, मेक श्योर देयर इज़ अ वैलिड इंडिकेशन, contraindications have been ruled out, patient knows the pros and cons of the procedure and the possible alternatives, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, फॉलोअप कैसे होंगे, वो सब कुछ पेशेंट को पता है, ठीक हो गया। अंडर एसेप्टिक मेजर्स हमने देख लेना है कि एक तो जो ERPOC है ना वो थोड़ा सा एनाल्जेसिया को डिस्कस कर लेते हैं। पैरासर्वाइकल ब्लॉक में भी हो सकती है, सैडल में भी हो सकती है, स्पाइनल में भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपके जो फैसिलिटी है वो क्या अवेलेबल है, और आपका जो एनेस्थेटिस्ट है वो, या पेशेंट का पेन का थ्रेशोल्ड क्या है, डिमांड क्या है, उस हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक हो गया। बट जो डायलिटेशन है उसके लिए स्पेसिफिकली आपको एनेस्थीसिया चाहिए, यू हैव टू एनेस्थेटाइज द पेशेंट, क्यों? बिकॉज वेन एवर यू आर डूइंग अ सर्वाइकल मैनिपुलेशन पेशेंट न्यूरोजेनिक शॉक में जा सकती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हो गया। अब सबसे पहले हमने क्या कर लिया, पेशेंट को एक्सप्लेन कर दिया, पेशेंट को लिथोटमी पे डाल दिया, ठीक है। गाउनिंग लविंग के बाद व्हाट यू विल डू, दोनों में, चाहे वो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का कोई प्रोसीजर है या प्रेग्नेंट यूट्रस का, यू हैव टू परफॉर्म अ बाय मैनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। उसमें यू विल इंसर्ट 2 फिंगर्स इन द पोस्टीरियर फॉरनिक्स, और दूसरा हाथ आपका फंडस के ऊपर है और आप उसको नीचे प्रेस करते हैं ताकि यूट्रस का साइज, मोबिलिटी
एंड नेक्सा का स्टेटस, उसमें हम ये 2 फिंगर्स राइट फॉरनेस लेफ्ट फॉरनेस में रखते हैं और ऊपर से इंग्वाइनल रीजन के ऊपर रखते हैं, ताकि इन 2 फिंगर्स के दरमियान हम देखें कि हमें क्या फील हो रहा है। ठीक है, राइट साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे भी और सेंटर में भी। ठीक है, सेंटर में तो आपने ऐसे देख लेना है। ठीक हो गया, साइज ऑफ द यूट्रस पता चल गया, ब्लैडर को एम्प्टी करना है, सेकंड स्टेप। ठीक हो गया। थर्ड स्टेप जो अब डिफरेंट है प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट में, वो ये है कि नॉन प्रेग्नेंट में आप यूट्राइन साउंड को यूज़ करेंगे और पकड़ना कैसे है, ये कर्व्ड साइड देख रहे हो ऐसे, इसको सर्विक्स के साथ ऐसे करके इंसर्ट करना है। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, इससे पहले आपने क्या करना है, यू आर गोइंग टू यूज इधर अ सिंगल ब्लेड सिम स्पेक्युलम या डबल ब्लेडेड, जो आपके पास अवेलेबल है। अब ये देखो, ये बहुत बड़ा है, ये भी डिफरेंट साइजेस में आते हैं, ये छोटा है। ठीक है, तो ये भी डिफरेंट साइजेस में आते हैं। यू आर गोइंग टू रिट्रैक्ट द पोस्टीरियर वजाइनल वॉल बाय यूजिंग अ सिम स्पेक्युलम, और उसके बाद यू आर गोइंग टू होल्ड द एंटीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स बाय वॉल्सैलम, या जो आपका स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपने, अगर तो नॉन प्रेग्नेंट है तो आपने फिर उसमें यूट्राइन साउंड यूज़ किया, और इसको ऐसे करके, ये यूट्रस का जो कर्व है सर्विक्स से यूट्रस तक, इसको कर्व को ये फॉलो करेगा और ये इंसर्ट करेंगे, और आप देख लोगे कि यहाँ पे नंबरिंग जो भी है कि कितने वीक यूट्रस के हो गए। ठीक है, उसके बाद कंफर्मेशन हो गई। अब अगर तो प्रेग्नेंट यूट्रस है तो जाहिर है आपने स्पंज होल्डिंग से पकड़ा है, तो ओवम फोर्सेप्स या स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स से आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हुए जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है आप उनको रिमूव करना शुरू कर दोगे। बट इफ़ यू हैव टू डायलेट, ये देख रहे हो यहाँ पे, यू स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट डायलेटर, और ये देख रहे हो रफली एक एस शेप कर्व बना हुआ है। ठीक है, आप सेंटर से उसको पेंसिल की तरह पकड़ते हो, एंटीरियर लिप को आपने स्ट्रेटन अप किया हुआ है होल्ड करके, ऐसे आप जब पुल करते हो स्लाइटली जेंटली, तो क्या होता है कि जो यूट्रो सर्वाइकल एंगल है वो ना स्ट्रेटन अप हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी साउंड की तरह ही आपने इंसर्ट करना है। ठीक है, आप हल्का हल्का इंसर्ट करते हैं, अच्छा हो गया। फिर ये दूसरी साइड, ये हमेशा दोनों साइड्स के दरमियान 1 to 2 mm का फर्क होता है, एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है। फिर जब इससे भी डायलेट हो गया, फिर हम अगला डायलेटर उठाएंगे। ठीक है, फिर इसमें अब ये देखो नजर आ रहा है आपको, ये पतली साइड है, ये मोटी साइड है। फिर पतली साइड से पहले ओपन करेंगे सर्विक्स को, फिर जेंटली मोटी साइड से, फिर जहां तक हमें चाहिए वहां तक हम डायलेटर्स को यूज करते रहेंगे। और जब वो इतना ओपन हो गया कि हमारा इंस्ट्रूमेंट जो भी हमने यूज करना है वो जब चला जाएगा अंदर, तो वहां पे हमने बस कर देना। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव मैनिपुलेशन नहीं करनी, फॉल्स पैसेज क्रिएट नहीं करना, क्योंकि इसकी वजह से ये एक स्टेप है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो ये बहुत केयरफुली करना है आपने। ठीक हो गया, अच्छा फिर उसके बाद अगर आपने देखो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन रिमूव हो गए, तो फिर उसके बाद क्या किया आपने, ये ब्लंट क्यूरेट से आपने क्यूरेट कर लिया, और अगर जो एंडोमेट्रियल बायोप्सी है तो उसमें आपने ये शार्प क्यूरेट को यूज करना है। शार्प क्यूरेट को प्रेग्नेंट यूट्रस में क्यों नहीं यूज करना, एक तो परफोरेशन हो जाती है, दूसरा जो है ना एशरमैन सिंड्रोम हो सकता है, आप बेसल एंडोमेट्रियम को स्ट्रिप ऑफ कर सकते हैं। ठीक हो गया, सो आफ्टर यू आर डन विद द प्रोसीजर, कैसे पता चलेगा आरपीओसीज मुकम्मल हो गए हैं, कैसे कि ग्रेटिंग सेंसेशन आ रही है, बबलिंग हो रही है, उसके अलावा पिंक ब्लड आ रहा है और कोई आरपीओसीज नहीं आ रहे। ठीक है, पिंकिश वाइटिश फ्रॉथी सा ब्लड आ रहा है, और जो है ना आपकी क्या हो रहा है, कोई आरपीओसीज नहीं आ रहे, और जब आप यूट्रस के ऊपर ऐसे कर रहे हैं तो ग्रेटिंग फील हो रही है, ग्रेटिंग बड़ी प्रॉपर फील होती है। ठीक हो गया, अच्छा जी, जो आपकी एंडोमेट्रियल बायोप्सी है वो कंप्लीट हो गई है, वो प्रोसीजर कैसे पता चलेगा कि हमने बताया था कि आपकी पिंकिश एंडोमेट्रियम जो कंटेनर के अंदर आपने डाली है, उसके नीचे से लाइट डालेंगे, आपको नजर आना शुरू हो जाएगी कि वो सही अमाउंट ऑफ एंडोमेट्रियम आ गई है कि नहीं आ गई। ठीक हो गया, सो वंस यू आर डन विद योर प्रोसीजर, आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स रिमूव करें, पेशेंट को रिपोजिशन करें, ड्रेसअप करने में हेल्प करें, डॉक्यूमेंट करें, डीब्रीफ करें, और बायोप्सी परफॉर्मा फिल करें और उसको हैंड ओवर करें पेशेंट को, ताकि बायोप्सी हो जाए, चाहे वो बायोप्सी एंडोमेट्रियल है चाहे वो आरपीओसीज की है, टू रूल आउट मोलर प्रेगनेंसी। ठीक है, तो दैट विल बी द एंड ऑफ योर प्रोसीजर। ठीक हो गया, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप इट वाज हेल्पफुल, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। थैंक यू।